नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ शिल्पा। आज का हमारा अंक का जो टॉपिक है वो है रक्त से संबंधित बीमारियाँ। रक्त हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जो कि निरंतर नसों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवाह करता रहता है। रक्त का कार्य है कि वह भोजन के पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को शरीर के सारे अंगों तक पहुँचाए। रक्त हमारे शरीर के तापमान को भी सामान्य बनाए रखता है। रक्त संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो बहुत घातक होती है और जानलेवा साबित होती है। इसलिए अगर हम लोगों को रक्त संबंधी कोई भी विकार हो तो हमें तुरंत सीधे डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। ये रक्त संबंधी बीमारियां हैं क्या, किन कारणों से होती है, किस तरह का इलाज किया जा सकता है, इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है होम्योपैथ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। तो सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि हमारा टॉपिक है रक्त से संबंधित बीमारियां, तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को पहले बताएं कि ये रक्त क्या है और ये किन किन कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्त को लहू, रुधिर और खून भी कहते हैं। यह एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनियों में के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार पहुंचाते रहता है या बहते रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा और लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। यह हमारे जीने के लिए उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री जैसे ऑक्सीजन और पोषक अवयवों को शरीर के एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करती है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल पदार्थ है जो रक्त नलिकाओं के अंदर पोषक तत्वों को और रक्त कणों को प्रवाहित करते रहता है और साथ में पोषक तत्वों यानी आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और पाचन क्रिया के बाद जो विकार उत्पन्न होते हैं यानी कि हानिकारक पदार्थ जो होते हैं उसको उत्सर्जी अंगों तक ले जाकर फिर साफ होने का मौका भी देता है। रक्त प्लाज्मा के अंदर 3 तरह के रक्त कण होते हैं। एक आरबीसी जिसे लाल रक्त कण कहते हैं, एक डब्ल्यूबीसी जिसे श्वेत रक्त कण कहते हैं और तीसरा है प्लेटलेट। लाल रक्त कण जो होते हैं उनका काम है कि जो हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और भी गैस लेते हैं, तो सांस श्वसन अंगों के द्वारा ऑक्सीजन को सारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन अंगों तक ले आता है। श्वेत रक्त का कार्य है हानिकारक जो तत्व हैं या बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु हैं उससे रक्षा करना। और प्लेटलेट का काम है कि ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने में मदद करता है। सर, मैं रेड ब्लड सेल्स की बात करना चाहूँगी कि उसको प्रभावित करने वाली कौन सी बीमारी है? रेड ब्लड सेल को प्रभावित करने वाले बीमारियों में जैसे एनीमिया हुआ, जैसे मेन रूप से एनीमिया है जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को सुनने में मिलता है। तो एनीमिया है क्या सर? किन कारणों से ये एनीमिया होता है? एनीमिया ब्लड के अंतर्गत पाए जाने वाले आरबीसी और आरबीसी के अंतर्गत पाए जाने वाले हेमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, जिसके वजह से जो ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल को आवश्यक है जीने के लिए वो ब्लड के द्वारा यानी हेमोग्लोबिन की कमी के कारण वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा सकता है, जिसके वजह से हमें बहुत तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं। सर, आपने हीमोग्लोबिन के कमी की बात की, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? हेमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 13.5 नॉर्मल माना गया है और स्त्री में 12.5 ग्राम नॉर्मल माना गया। तब ये जो एनीमिया है वो कब गंभीर हो जाता है? एनीमिया गंभीर तब हो जाता है जब हेमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम यानी लगभग अगर किताबों की बात किया जाए तो 7 ग्राम से कम हो जाता है, तो उसे हम बहुत ही
शरीर को नुकसान देने वाला। जी, क्या या लक्षण पाए जाते हैं सर अगर एनीमिया अगर हो किसी जाती को है लोगों में? एनीमिया हो जाए तो सबसे पहले उसको थकान महसूस होगा, जी उसको माथा में दर्द हो सकता है, जी चक्कर आ सकता है। उसके बाद शरीर में चकत्ते हो सकते हैं। जी उसके बाद आप कमजोरी महसूस करेगा। जी तो ये सभी मुख्य लक्षण हैं जी। एनीमिया के। कितना लंबा चलता है ये एनीमिया का इलाज जो होता है, या फिर ये एनीमिया कितने दिन में ख़त्म हो सकता है? एनीमिया का इलाज डिपेंड करता है उसके नेचर पे कि हेमोग्लोबिन का लेवल कितना कम है। जी फिर भी ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को अगर ले लें जी तो जितने तरह के एनीमिया है उसे 3 से 4 महीने के अंदर ठीक किया जा ठीक सकता किया जा है। सकता है। सर एनीमिया होने से हम लोगों को क्या घरेलू उपचार करना चाहिए जिससे कि वो ठीक हो सके? क्या खान पान में हमें यूज़ करना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि एनीमिया मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ में आयरन की कमी से होता है, जी विटामिन B12 की कमी से होता है, फोलिक एसिड की कमी से होता है। तो ये सभी चीज़ें, जितनी चीज़ें बताई गई हैं जिसकी वजह से एनीमिया होता है, तो वो सभी चीज़ें मुख्य तौर पर हरे ग्रीन लीफी वेजिटेबल जी यानी हरे पत्तेदार सब्जियों के खाने से ठीक किया जा सकता है। आपको साइट्रस फ्रूट जितने भी हैं, जूस हैं, उनको पीकर किया जा सकता है। ये फल हैं, जो भी फल हैं, अंगूर हुआ, सेब हुआ, नाशपाती हुआ, आपका ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं, नारंगी हुआ, तो ये जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं उनको खाने से इसको कम किया जा सकता है। और इसके साथ हम मीट खा सकते जी, हैं। विटामिन B12 की कमी को से दूर करने के लिए हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। जी और बहुत सारे अनाज हैं, जैसे बीन्स हैं, सेम हुआ, बोड़ी हुआ, आप सेरेल्स भी ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं। जी तो खाने में जो भी पौष्टिक आहार हैं वो सभी चीज़ लेने से मुझे लगता है कि इन तीनों कमियों को दूर किया जा सकता है और इस तरीके से एनीमिया को ठीक किया जा सकता है। सर होम्योपैथ की मैं बात करना चाहूँगी, तो होम्योपैथ में इसका कितना इलाज कारगर है? जहाँ तक होम्योपैथी का बात है, अगर किसी को एनीमिया है और काफ़ी ब्लड की कमी हो गई है, हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो जो एसेसरी ट्रीटमेंट है, एक्जिलरी ट्रीटमेंट है, उसको देना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, शारीरिक द्रव्य या साल्ट इम्बैलेंस हो रहा है या दूसरे भी खून के और अवयवों को पूर्ति करना है, तो तुरंत ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। सर ये ब्लड का ट्रांसफ्यूजन क्या है? ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है कि कोई डोनर होता है, जी उनसे ब्लड लेकर और जो मरीज होते हैं उनको दिया जाता है। उसमें RH फैक्टर का ध्यान रखा जाता है कि वो सेम ग्रुप का हो, तभी दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जा सकता है। सर होम्योपैथ को लेके बहुत भ्रांतियां हैं, जैसे कि इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, होम्योपैथिक में क्या दिया जा सकता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बोन है उसके अंतर्गत जो बोन मैरो होते हैं, उसी से सारे सेलों का यानी रक्त कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। और जब बोन की बात करते हैं तो, और यहाँ एनीमिया की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बोन के अंतर्गत पाए जाने वाले आयरन की कमी वो रिफ्लेक्ट करता है कि एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया हो जाएगा तो उसके लिए फेरम की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, बोन का मुख्य अवयव है फास्फोरस, जो ज्वलनशील पदार्थ है। तो ये दो चीज़ अगर सप्लीमेंट के तौर पर दिया जाए तो निश्चित रूप से एनीमिया को दूर किया जा सकता है। और वैसी स्थिति में होम्योपैथी की
जो दवा बनती है, एक दवा का नाम है फेरम फॉस। जी। तो फेरम फॉस को सप्लीमेंट के रूप में देते हैं, यानी उसके टाइचुरेशन पोटेंसी को देते हैं। हम लोग 3x और 6x का इस्तेमाल करते हैं एनीमिया को दूर करने के लिए। लेकिन ये तो सप्लीमेंट देने से होता क्या है कि ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन में HB बढ़ेगा, जी। तुरंत बढ़ जाएगा। सप्लीमेंट दिया जा रहा है हाँ। तो तुरंत बढ़ जाएगा। लेकिन होम्योपैथी का जो फिलॉसफी है वो कहता है कि हम ये पूरे शरीर का इलाज करते हैं, किसी सिम्टम्स का इलाज नहीं करते हैं। जैसे चक्कर आ रहा है, डिजनेस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उन सभी चीज़ों का इलाज नहीं करते हैं। हम बॉडी मैन एज ए होल इलाज करते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर क्योर करने की बात आएगी तो वहाँ पर फेरम आर्स, वो भी फेरम ग्रुप का है, फेरम मेट, ये दवाई दिया जा सकता है। लेकिन एक दवा होम्योपैथी में और है जिसका काम है हीमोग्लोबिन को बढ़ाना, और वह एब्जॉर्प्शन ऑफ हीमोग्लोबिन को उसके रेट को बढ़ा देता है। आपके सप्लीमेंट के द्वारा जो आयरन बढ़ाया गया उससे नहीं, वो बढ़ा, वो टेम्प्रोरी है, उसको छोड़ देने से फिर घट जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से टेम्प्रोरी आपने बढ़ा, लेकिन कुछ दिनों के बाद, चूंकि बीमारी है किसी वजह से हुआ है जो उसके कारक को प्रभावित करता है, उसको बनने नहीं दे रहा है, तो एक दवा है होम्योपैथी में जिसका नाम है लेसीथीन। लेसीथीन दवा के इस्तेमाल से यह आरबीसी की मात्रा को भी बढ़ा देता है और उसमें अवस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी रेज करने में बहुत ही सहायक होता है। और मैंने कुछ देखा कि आयुर्वेदा में भी लेसीथीन का इस्तेमाल किया जाता है, और एलोपैथी दवा भी जो दिया जाता है, कहीं ना कहीं एनीमिया के लिए अगर वो दवा दिया जा रहा है तो उसमें लेसीथीन की मात्रा रहती है, चाहे वो अल्कलाइड फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो। लेकिन हम जो देते हैं वो टाइचुरेशन फॉर्म में देते हैं और फिर धीरे धीरे इसको डाइल्यूशन फॉर्म में देने लगते हैं। सर, महिलाओं में भी और गर्भवती महिलाओं में भी, दोनों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसका क्या वजह है? महिलाओं में एनीमिया का प्रमुख कारण है हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी भारी मासिक धर्म का होना। दूसरा कारण है कि उनके अंदर भी विटामिन B12, फोलिक एसिड, गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उसमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। कारण ये है कि गर्भ की अवस्था में इन चीज़ों का दुगुना मतलब खर्चा होता है, यूज़ होने लग जाता है, होता है। तो उतनी मात्रा में हमारे शरीर में आयरन नहीं है, उतनी मात्रा में फोलिक एसिड नहीं है, उतनी मात्रा में विटामिन B12 नहीं है। तो इन तीनों की कमी हो जाती है, और तीनों की कमी से जैसा कि हम जानते हैं कि एनीमिया होती है और होती रही है, तो इसीलिए गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कहा जाता है कि जनरली एक महिला के अंदर प्रतिदिन 17 ग्राम आयरन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब वो गर्भवती हो जाती है तो कम से कम 28 ग्राम यानी 1.5 गुना आयरन या और सभी तत्वों की ज़रूरत पड़ जाती है। इसीलिए स्वाभाविक है कि महिलाओं में या गर्भवती महिलाओं के एक और चीज़ है, उसमें जो मेडिकेशन किया जाता है, सपोज कोई तकलीफ़ चल रही है और उसके लिए जो दवा दिया जाता है वो सभी की सभी दवाएं इन तीनों चीज़ों को दबा देती है, यानी उसके फैक्टर्स के रूप में काम करती हैं कि उसमें उसके लेवल को डिक्रीज कर देती है। तो मेडिकेशन इन प्रेगनेंसी भी एक कारक है गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का। सर, आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को प्रभावित करने वाली कौन सी बीमारी है? व्हाइट बीसी को। WBC को प्रभावित करने वाले 2 तरह की बीमारियां हैं, एक ल्यूकेमिया है और लिम्फोमा। तो ल्यूकेमिया जनरली उसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स का, यानी श्वेत रक्त कण का कैंसर, जो कि जनरली बोन मैरो के अंदर पाया जाता है।
लेकिन लिम्फोमा जो होता है वो वाइट ब्लड सेल का ही कैंसर है, लेकिन वो लिम्फ नोड के सिस्टम के अंदर उसके सिस्टम को प्रभावित करता है। जी। ये दोनों ही वाइट ब्लड सेल के कैंसर हैं। लेकिन सर ये होता क्यों है, क्या कारण है इसके होने का? जनरली लीकोमिया के जो कारण हैं वो अननोन हैं। जी। जो फर्स्ट कॉज, व्हाट इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ लीकेमिया, तो कहा जाता है कॉज इज अननोन, ओनली गॉड नोज व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट, यानी केवल ईश्वर जानते हैं कि इसके असल के कारक क्या हैं जिसके वजह से लीकेमिया होती है। सर क्या लेकिन हमारा जो खान पान या फिर हमारा नहीं, जीवन शैली इस पे कुछ असर करता है क्या? नहीं, ये कुछ ऐसे तत्व हैं या ऐसे कारक हैं जिसको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बोलते हैं, वह लीकोमिया के होने के लिए कारक होते हैं। जी। जैसे ये हाई इंटेंसिव रेडिएशन, जैसे एक्सरे का बहुत रेडिएशन हो जाए, जी। अल्ट्रावायलेट रेड का रेडिएशन हो जाए, तो रेडिएशन या किसी भी कोई बम ब्लास्ट हुआ उसका रेडिएशन हो जाए, जी। या बहुत जगह है जहाँ रेडिएशन काफ़ी होते हैं और उसमें लोग काम करते हैं, तो वो सभी के सभी कारक लीकोमिया के कारक होते हैं। दूसरा, वैसा आदमी जो बेंजीन रसायन एक होता है, अगर बेंजीन रसायन के संपर्क में आएगा जी। तो निश्चित रूप से उसको लीकोमिया हो जाएगा। और तीसरा है कि टी सेल वायरस, उसके संपर्क में आने से भी लीकोमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। सर क्या लक्षण पाए जाते हैं लीकोमिया के पेशेंट के? लीकोमिया में वो सारे लक्षण पाए जाएंगे जो एनीमिया के होते हैं। जी। पहला, जैसे सर में दर्द होना, कमजोरी आना, चक्कर आना, जोड़ों में आपका दर्द, छाती में दर्द, दिल का धड़कन बढ़ जाना, श्वसन रेट यानी रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना, आसानी से थकावट होना। जी। तो ये सभी कारण एक लक्षण है लीकोमिया के भी। इसके अलावा लीकोमिया के लक्षण हैं जैसे स्किन के ऊपर चकत्ते होना, दाने होना, छल्ले पड़ जाना, आपका नोज का ब्लीडिंग हो जाना, या जीभ गम के अंदर मसूड़ों में सूजन की समस्या भी सुनी गई है इसमें। तो ये सभी उसके लक्षण हैं। सर किस तरह के लोगों को या किस आयु वर्ग के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है? एक रिसर्च कहता है कि लीकोमिया जनरली 55 वर्ष के ऊपर के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन उसी रिसर्च में कहा गया है कि यह 15 वर्ष के कम के बच्चों को भी हो सकता है, हो सकता है, उसको भी प्रभावित करने के कारक मौजूद होते हैं। सर ये जो लीकोमिया होता है लोगों को, तो ये तो जानलेवा बीमारी है। जी जी। मतलब ज़्यादा चांसेस रहता है कि लोगों की मृत्यु हो जाए, तो कैसे हम लोग, मतलब पहला संकेत क्या होगा उसमें, कैसे मैं पता कर सके कि हम लोगों को ये बीमारी है? संकेत ये है कि शरीर के स्किन के ऊपर छल्ले पड़ जाना, रैश आ जाना, तो फिर जो घुटन है या केवनी है इसके अंदर सूजन हो जाना, तो ये पहला संकेत यही होगा। क्योंकि इसमें तो अगर हम लोग आगे स्टेज में चले जाए तो बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है जी। सर होम्योपैथ में इसका क्या इलाज है? ये जैसा कि मैंने कहा कि यह बीमारी एक बेंजीन नामक रसायन के प्रभाव से होता है। जी। तो हमने जो होम्योपैथी की फिलॉसफी है कि समयति, यानी समान समान की दवा होती है। जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो उसके कारक हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और हमारे यहाँ उसको ठीक करने के भी जो दवाइयाँ हैं वो ट्यूबरकुलाइनम हैं, यानी उसी बैसिलस से बनाई गई दवा जो डाइल्यूशन फॉर्म में उसको दिया जाता है तो उस बीमारी को ठीक कर देता है। सर कितना कारगर है होम्योपैथ की दवा इसमें? तो बेंजीन के संपर्क में आने से होता है, इसीलिए हमारे यहाँ एक बेंजीनम नाम की दवा है जिसको देने से लीकोमिया को दूर किया जा सकता है। अगर किसी रेडिएशन का प्रभाव है तो हमारे यहाँ सपोज एक्सरे का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया तो बैड इफेक्ट ऑफ एक्सरे, तो उसकी दवा क्या होगी? तो होम्योपैथी में एक्सरे से ही दवाई बनाई गई है
जी। तो एक्सरे से जो दवा बनी है उसको हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देती है। तो एक्सरे मेडिसिन है, आपका बेंजामिन, ये दो बहुत ही सटीक दवा है जो उसके कारक भी है बीमारी के और इसकी दवा भी है, यानी दोनों ही समान है, दोनों एक ही चीज़ से लेकिन यह चूंकि पोटेंटाइज फॉर्म में है, ये ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है, ज़्यादा ये ताकतवर है। तो नेचर्स लॉ ऑफ क्यूर क्या कहता है कि जब दो चीज़ें समान होती है और एक थोड़ी सी कम होती है और दूसरी ज़्यादा ताकतवर होती है, तो जो ताकतवर है वो कमज़ोर को परमानेंटली एक्सटिंग्विश कर देता है, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है। तो हमारी दवा पोटेंटाइज फॉर्म में दी जाती है और वहाँ पर जो डिजीज़ के जो कारक हैं, जो बीमारी पैदा करने के कारक हैं, उनकी शक्ति छोटी होती है, लेकिन वही उसी चीज़ से अगर पोटेंटाइजेशन कर देते हैं तो उसकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। जब वो हमारे शरीर में हम उसको लेते हैं तो दोनों ही समान तरह के गुण के हैं, समान तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। हमने जो बेंजामिन दिया या एक्सरे दिया वो भी ल्यूकेमिया प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वह टेम्प्रोरी होगा, वो शक्तिशाली होगा और नेचर्स लॉ ऑफ क्यूर के अनुसार वो हमेशा हमेशा के लिए उस बीमारी को दूर करने में मदद करता है। सर, लिम्फोमा की बात करना चाहती हूँ मैं सर आपसे। लिम्फोमा क्या ल्यूकेमिया की तरह ही है? हाँ, वो भी ल्यूकेमिया की तरह ही है, लेकिन ल्यूकेमिया ज़्यादा घातक है लिम्फोमा से, क्योंकि ये दोनों में अंतर क्या है सर? वो बोन मैरो में होता है, बोन मैरो के मतलब का वो कैंसर है, और यह लिम्फ नोड या लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर WBC का कैंसर है। सर मैं जानना चाहूँगी कि प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट एक जैसा नाम है, यह प्लेट के समान ही होता है जी। इसकी दो अवस्थाएं हैं, एक जब ये एक्टिव होता है और जब इनएक्टिव रहता है। जब इनएक्टिव रहता है तो ये प्लेट नुमा संरचना रहता है, लेकिन जब ही एक्टिव हो जाता है, जब कहीं पर कोई इंजरी हो गई और उसको रिपेयर करने के लिए ये आपस में जुटकर उसके तरफ दौड़ता है और उस होल को प्लग करने की कोशिश करता है, तो इसका शेप बदल जाता है जी। तो प्लेटलेट जो है ये क्या कार्य करता है ये सर हमारे शरीर में? प्लेटलेट का मुख्य रूप से दो कार्य है। एक कार्य जो कि ब्लड को थकने में मदद करता है जी। और दूसरा कार्य है कि कहीं पर ब्लीडिंग हो रहा है तो उस ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। सर अक्सर हमने सुना है कि प्लेटलेट्स गिर रहा है किसी का, प्लेटलेट्स गिरने से मौत हो गई, तो प्लेटलेट्स गिरने का क्या कारण है? प्लेटलेट गिरने का कारण है कि ये सभी बनते हैं बोन मैरो से जी, और बोन मैरो में किसी तरह का डिफेक्टिव हो जाएगा जी। तो वैसी स्थिति में प्लेटलेट गिरना शुरू हो जाता है। या दूसरा कारण है कि कहीं कोई वायरस का अटैक हो गया, यानी वायरल इन्फेक्शन लग गया, जैसा डेंगू में हुआ, चिकनगुनिया में हुआ जी। या आप कहें कि कोविड की बात कर रही हैं जी, हाँ मैं कोविड की बात करना आप कर सकती हैं, हेपेटाइटिस सी की बात कर सकती हैं, HIV की बात कर सकती हैं, या कोई और भी कुछ बीमारियां हैं, क्रोनिक बीमारियां हैं, जैसे रिमेटॉयड अर्थराइटिस है, किडनी का डिजीज़ है, लीवर का डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये बहुत सारी बीमारियां हैं, या कोलाइटिस है, क्रोनिक कोलाइटिस, तो इन सब में भी प्लेटलेट्स काउंट गिर जाता है। तो प्लेटलेट्स काउंट हमारे शरीर में कितना होना चाहिए सर? ये अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए। सर अगर प्लेटलेट्स गिर जाता है तो क्या होता है हमारे मरीजों के ऊपर, क्या उसका सिम्टम दिखता है, क्या परेशानियां आती हैं उनसे? प्लेटलेट गिर जाता है तो वो सभी परेशानियां होगी जो एनीमिया में होती है जी। और
गिर जाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। और जैसा कि बताया कि दिल कमजोरी होगी, सर दर्द करेगा, चक्कर भी आएगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें उसमें भी होती है। जी, तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? प्लेटलेट बढ़ाने के लिए दो तरह के उपाय किए जा सकते हैं, तीन तरह के उपाय किए जा सकते हैं। एक कि अगर प्लेटलेट बहुत ही गिर गया है, यानी 50,000 से नीचे आ गया है जी, तो इसको गंभीर माना जाता है, और वैसी स्थिति में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। जी पहला हाँ, चीज़ है, डोनेट। प्लेटलेट का भी ट्रांसफ्यूजन होता है। दूसरा क्या है कि हम वैसा भोज्य पदार्थ ग्रहण करें जो कि प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ा दे। जी, जैसे मैंने पपीता का पत्ते का रस सुना है सर, वो जी, कितना आपने सुना ये है, घरेलू उपाय में लोग कहते हैं। हमने भी सुना है। जी, और बहुत सारे हमारे यहाँ मरीज हैं। लगभग मैं इस पर एक शोध कार्य भी कर रहा हूँ जो इनिशियल स्टेज पर है, अभी कोई प्रोटोकॉल नहीं बना है, लेकिन मैं इसको स्टडी के लिए रखा हूँ। लगभग अभी 80 से 90 पेशेंट को देखा है जिसमें किसी न किसी कारण से प्लेटलेट्स की कमी हो गई हो। जी, और वैसे पेशेंट को हम एक दवा देते हैं, होम्योपैथी की दवा, और मात्र 2 दिन के अंतर्गत, जी, 2 दिन यानी ये 4 खुराक, सुबह शाम, फिर दूसरे दिन सुबह शाम, और तीसरे दिन उसको मैं बोलता हूँ कि सीबीसी कराए जी, प्लेटलेट काउंट के लिए कि उसका बढ़ रहा है कि या नहीं घट बढ़ रहा रहा है। है। और मैंने देखा है कि लगभग 95% पेशेंट में बिना कीवी खाए, बिना पपीते का पत्ते का रस लिए, जी। बिना कोई और अनानास का रस लेने, गेहूं का घास का जूस पीने, ये किसी भी चीज़ को नहीं देकर केवल वो दवा मैं देता हूँ और मात्र 2 दिन के लिए देता हूँ, और चमत्कार हो जाता है कि आप सोच नहीं सकती हैं कि 2 दिन के अंदर और केवल 16 गोली, 4-4-4-4 जी। 16 गोली देने के बाद उसके अंदर अप्रत्याशित रूप से प्लेटलेट बढ़ जाता है। जी, जी। सर, मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि ये रक्त संबंधी बीमारी की बात कर रही हूँ, तो ये शराब और मद्यपान ये सब कितना अफेक्ट करता है? शराब, जैसा कि आप जानती हैं कि जो लोग अल्कोहलिज्म होते हैं, शराब जी। का सेवन करते हैं या गुटखा या पान का सेवन करते हैं, तो सर्वप्रथम उसके शरीर का 2 चीज़ खराब होता है, या तो लंग्स या लीवर। तो लंग्स और लीवर, तो लंग्स का तो उतना रोल मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लीवर का काम डैमेज हो होता जाता है ये ब्लड सेल को बनाना। सर, हमारे पास समय की काफ़ी कमी है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे रोकना चाहूँगी। आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर ने हमें रक्त से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी दी। मैं आशा करती हूँ कि आप उससे लाभान्वित होंगे और खुद भी स्वस्थ रखेंगे और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे। अगले अंक में मैं नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।